वे तुम्हें किसी खेत या मिल में काम पर लगा देना पसंद करते थे, जिससे कि कुछ और आमदनी ही हो। और मैं भी दोषी हूँ ही। क्या मैंने अक्सर ही पढ़ाने के बजाय तुम्हें अपने बगीचे में पानी देने नहीं भेजा है? और जब मैं मछली के शिकार को जाता था, तब भी तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी दे जाता था। इस प्रकार हेमिल साहब इधर-उधर की बातचीत करते करते फ्रेंच भाषा पर ही आ गए। कहने लगे, संसार की सबसे सुंदर भाषा है यह, सबसे ज्यादा साफ और सही। हमें इसकी पूरी पूरी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जब देश गुलाम हो जाता है, तब उसकी स्वतंत्रता वापस लेने की केवल एक ही कुंजी शेष रह जाती है, और वह कुंजी है उसकी भाषा। परतंत्रता की जेल में बंद मनुष्य के लिए उसकी अपनी भाषा ही उसकी स्वतंत्रतादायक कुंजी है। यह कह चुकने के बाद मास्टर साहब ने व्याकरण खोली और सबक पढ़ाने लगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो सब समझ में खूब अच्छी तरह आ रहा था। मेरा ख्याल है कि न तो मैंने कभी इतना ध्यान लगाकर कभी पढ़ा ही था, और न मास्टर साहब ने ही तबीयत लगाकर इतनी अच्छी तरह कभी पढ़ाया ही था। ऐसा मालूम होता था कि वे बेचारे जो कुछ जानते थे, जाने से पहले वह सब ही पढ़ा देना चाहते थे, और सो भी एक ही बार में हमारे दिमागों में ठूंस देना चाहते थे। व्याकरण के बाद सुलेख शुरू हुआ। आज हेमिल साहब हम लोगों के लिए नई नई कापियां लाए थे, जिनमें बड़े ही खूबसूरत गोल गोल अक्षरों में लिखा हुआ था, आल्जक, फ्रांस, आल्जक। इतने बड़े बड़े शब्दों से लिखी इन कापियों के सफ़े क्लास भर में ऐसे लगते थे जैसे हर एक डेस्क पर झंडा फर रहा हो, और सब चुपचाप बैठे लिखने में तन्मय थे। पन्नों पर चलती हुई नीबों की आवाज भर होती थी। एक बार कुछ भौरे कमरे में उड़ आए, किंतु किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, छोटे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो अक्षरों की गोलाई को भी ध्यानपूर्वक इतनी सावधानी से बना रहे थे जैसे वे गोलाइयां भी फ्रेंच हों। छत पर कबूतर बोल रहे थे। मैंने सोचा, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन में बोलने के लिए मजबूर करेंगे? लिखते लिखते जब मेरी नज़र हेमिल साहब की तरफ उठ जाती, तो मैं देखता कि वे कमरे की किसी एक न एक चीज पर टकटकी लगाए देखते होते, मानो वह अपने मस्तिष्क में यह चित्रित कर लेना चाहते हों कि उस छोटे से क्लास रूम में सब चीजें कैसी लग रही थी। ख्याल कीजिए, 40 बरस से वे इसी कमरे में रहे हैं, इसी कमरे में जहां उनके सामने हमेशा उनकी क्लास बैठी रही है, और जिसकी खिड़की से बाहर बगीचा चमकता रहा है। पूरे 40 वर्ष सब कुछ वैसा ही था, केवल डेस्क और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। बगीचे में वालन का पेड़ बड़ा हो गया था, और वह हम्पबेल जो स्वयं उन्होंने अपने हाथों लगाई थी, खिड़कियों के सहारे बल खाती हुई छत पर जा पहुंची थी। और बेचारा गरीब, यह सब छोड़ते हुए उसके दिल में कितना दर्द उठ रहा होगा। छत पर ऊपर उनकी बहन संदूक ठीक कर रही थी, सो उसकी खटपटर भी क्लासरूम में सुनाई पड़ रही थी। कल ही उन्हें देश छोड़कर चला जो जाना है, और वे हरेक का सबक सुनने की हिम्मत बांधे रहे। सुलेख लिखाने के बाद इतिहास का एक पाठ उन्होंने पढ़ाया। फिर बच्चों ने बा बेबी ओ बू करके शोर करना शुरू कर दिया। वहां कमरे के पंखे बेंच पर वृद्ध हौसर ने चश्मा पहनकर और प्राइमर दोनों हाथ में पकड़कर पढ़ना शुरू कर दिया, और वे भी चिल्ला से ही रहे थे। भावावेश से उनकी आवाज कांपने लगी थी, और हमें सुनने में इतना मजा आ रहा था कि खूब हंसने और शोर करने की जी चाहता था। और वह आखिरी सबक मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। यकायक गिरजे के घंटे ने 12 बजाए, और इसी के बाद एजलस के घंटे ने भी। ठीक इसी वक्त कवायद करके लौटते हुए प्रशियन सैनिकों की तुरही भी खिड़की के पास सुनाई पड़ी। हेमिल मास्टर साहब भी कुर्सी से उठ खड़े हुए। बिल्कुल पीले पीले और लंबे लंबे लग रहे थे मुझे, इतने कि जितने मुझे कभी नहीं मालूम पड़े थे। दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं और जैसे उनके गले में कुछ अटक गया। वे आगे बोल नहीं सके।
मेज पर से चाक का एक टुकड़ा उठाकर वे चुपचाप बड़ी शान के साथ ब्लैक बोर्ड की तरफ चले। उस पर जितने बड़े बड़े अक्षर लिखे जा सकते थे उनमें लिख दिया फ्रांस जिंदाबाद, और लिखकर उन्होंने अपना सर दीवार के शेर टिका दिया। बिना बोले उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आदेश दिया, जाओ, स्कूल खत्म।